Okay friends, welcome back and this is lecture number 18 on StatMac। अच्छा सीक्वेंस का थोड़ा सा मेरे को याद नहीं है, तो अगर गलत हो जाए तो देख लेना। जो भी नेक्स्ट लेक्चर है वो है ये, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में क्या किया हमने, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में क्या किया। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया कि कैनोनिकल एंसेंबल का जो बेसिक्स है, जो इंट्रोडक्टरी काम है वो। उसके बाद में जो और फर्दर जो फॉर्मुलिज्म है उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अभी राइट नाउ इन दिस लेक्चर नंबर 18 व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ टू राइट पार्टीशन फंक्शन एंड देन व्हाट इज द वर्किंग प्रोसीजर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी विल टेक क्लासिकल आइडियल गैस as a system and we will study it, fine। So let me move our next topic is how to write partition function, ठीक है। how to write partition function, how to write partition function। in canonical ensemble, in canonical ensemble, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, 2 केस होंगे आपके, एक तो क्वांटम मैकेनिकल केस और एक क्लासिकल मैकेनिकल केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी टॉक अबाउट क्लासिकल मैकेनिक केस, सो क्वांटम मैकेनिकल केस, ठीक है। उससे पहले पार्टीशन फंक्शन क्या था, कैसे डिफाइन किया था। देखो आपने यहां से डिफाइन किया था कि प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल बी found out in energy level ER is given by system of ensemble will be found out in energy level ER is given by GR e का पावर माइनस बीटा ER ओवर समेसन GR e का पावर माइनस बीटा ER, R के ऊपर समेसन था। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ER का फॉर्मूला था। यहाँ से आपने इस चीज़ को पार्टीशन फंक्शन बोला था, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन को आप ऐसे डिफाइन किया था कि पार्टीशन फंक्शन इज Q डिनोटेड बाय Q एंड इट इज समेसन GR e का पावर माइनस बीटा ER, ठीक है। अब ये तो सब डेफिनेशन है, ठीक है। अब जो आप काम कैसे करना उस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्वांटम मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन, क्वांटम मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन, क्वांटम मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। और यहां पर भी 2 वे में बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे फॉर ए सिंगल पार्टिकल सिस्टम या फिर फॉर ए सिंगल पार्टिकल, फॉर ए सिंगल पार्टिकल, ठीक है। और फिर बात करेंगे फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो फॉर ए सिंगल पार्टिकल देखो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, Q1 से तो इसको डिनोट करेंगे एंड इट इज समेसन GR e का पावर माइनस बीटा ER, ठीक है। GR क्या है, ER क्या है उसको देखो। GR है डीजनरेसी, ER है यहाँ पर एनर्जी लेवल्स, वेरियस एनर्जी लेवल्स पॉसिबल फॉर energy levels possible for that particle, possible for that particle। जो सिंगल पार्टिकल है वो उसके काफ़ी लेवल्स हो सकते हैं वो। एंड GR क्या है, डीजनरेसी ऑफ दीज लेवल्स, डीजनरेसी ऑफ दीज लेवल्स, ठीक है। जो भी ER लेवल है उसकी डीजनरेसी है, ऑफ ER लेवल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ऐसे होगा, देखो मैं एक बार एग्जांपल से समझाता हूँ थोड़ा सा, हालांकि आपको एग्जांपल लिखना नहीं है, ठीक है। जैसे आप पे है ना क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, क्या चीज़ है, क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो उसका जो एनर्जी लेवल्स होता है वो क्या होता है भाई, n+12 h कट ओमेगा। इसका मतलब, और n कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप से होता है। तो एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर था, तो उसका एनर्जी लेवल ये है। तो इसका मतलब ऐसे बोल सकता हूँ मैं
कि अब जो एनर्जी की पॉसिबल वैल्यू है, 0 रखोगे तो कितना आता है भाई, हाफ एच कट ओमेगा, 1 रखोगे तो 3/2 एच कट ओमेगा, 2 रखोगे तो 5/2 एच कट ओमेगा एंड सो ऑन। इस टाइप से बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। और आपको पता है ये सब वैल्यूज नॉन डीजनरेट है, सबका जो डीजनरेसी है वो कितना है, 1। इसको जीरो से नोट कर देता हूँ, G1 G2 1, सबका डीजनरेसी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर एक सिंगल पार्टिकल का, एक सिंगल क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का अगर आपको पार्टीशन फंक्शन चाहिए होता तो ये फॉर्मूला लग जाता, GR e⁻ बीटा ER समेशन R के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सबसे पहले R = 0 हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़, ठीक है, और ये हो जाता, ये तो सब में 1 है, तो e⁻ बीटा हाफ एच कट ओमेगा प्लस e⁻ बीटा 3/2 एच कट ओमेगा प्लस e⁻ बीटा 5/2 एच कट ओमेगा। इस टाइप से आप पार्टीशन फंक्शन Q1 को लिख लेते हैं। बात आई समझ में? तो दिस इज द थिंग, फॉर ए सिंगल पार्टिकल द पार्टीशन फंक्शन इज रिटन इन दिस वे। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर n पार्टिकल सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में n पार्टिकल्स हो तो पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखोगे? अब चाहो तो इसको थोड़ा सा लिख सकते हो, अभी आगे इसको सोल्व करना पड़ेगा, वो अलग इश्यू है, बट मैंने जस्ट आइडिया दिया है कि ऐसे काम होता है यहाँ पर, इसका भी फीलिंग आ गया होगा कि क्या है ये, ठीक है। नेक्स्ट फॉर n पार्टिकल्स और क्वांटम मैकेनिकल में ही, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ फिर। क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स मतलब पार्टीशन फंक्शन फॉर n पार्टिकल्स, इसी में दूसरा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हो गया था फॉर ए सिंगल पार्टिकल, सेकंड पॉइंट है फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, फॉर ए सिस्टम containing n particles, containing n particles, ठीक है। अगर n पार्टिकल सिस्टम है तो अब n पार्टिकल है ना, तो दो चीज होती है वहां पर, या तो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल होंगे या फिर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। तो फर्स्ट है डिस्टिंग्विशेबल। अगर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो जो Qn है वो क्या हो जाएगा, Q1 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 Q1, इस टाइप से Q1 n टाइम्स आप लिख दोगे वहाँ पे हर एक पार्टिकल के लिए Q1 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 इस टाइप से। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Q1 विल बी Q1 का पावर n इन केस ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, सही है। सेकंड, दे कैन बी इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल। अगर वो इनडिस्टिंग्विशेबल है देन हाउ यू विल राइट पार्टीशन फंक्शन। देखो जब भी इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी की बात हो कभी भी, तो पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हो तो 1/n फैक्टोरियल का भाग देना होता है, ठीक है, सॉरी n फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है, ठीक। और अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी फाइंड आउट कर रहे हो तब भी यही चीज़ करना होता है। ये चीज़ आपने गिब्स पैराडॉक्स के अंदर सीखी थी कि हाउ टू रिमूव इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, ठीक है ना, हाउ टू कंसीडर इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, हाउ टू रिमूव गिब्स पैराडॉक्स में आपने सीखा था कि इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी को कैसे कंसीडर करते हैं। फाइन, तो n फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, तो अभी ये चीज़ है। और अगर वो इनडिस्टिंग्विशेबल है तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, n फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी इनडिस्टिंग्विशेबल वर्डिंग यूज हो इट मीन्स n फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन केस ऑफ लेवल सिस्टम्स, इन केस ऑफ लेवल सिस्टम्स follow up the procedure mentioned there. जब भी लेवल सिस्टम का क्वेश्चन हो तो उस टाइम आपको जो प्रोसीजर वहाँ पे बताया जाएगा लेवल सिस्टम में उसको फॉलो करें, आप इन पे थोड़ा सा रिलाई ना करें, ठीक है, इनसे ही उस क्वेश्चन को करने की कोशिश ना करें,
ठीक है। डोंट ट्राई बाय दीज फॉर्मूला द क्वेश्चन ऑफ लेवल सिस्टम। कैसे करना है, जो वहाँ पर प्रोसीजर बताया जाए उसके अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट है, ये तो क्वांटम मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिकल मैकेनिकल पार्टिकल, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स जब लग रही हो तो कैसे पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे। क्लासिकल मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन, क्लासिकल मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन। देखो वंस अगेन सेम वे में बात करेंगे फॉर ए सिंगल पार्टिकल एंड फॉर एन पार्टिकल। फॉर ए सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल देखो क्या होता है, Q1 से डिनोट करोगे, ये होता है आपका 1/h का पावर f, ठीक है। और इंटीग्रेशन, ड्वेल इंटीग्रेशन e का पावर माइनस बीटा ई df q एंड df p, जहाँ पर ये है q के ऊपर इंटीग्रेशन साइन और ये है p के ऊपर, मतलब ये इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है। f है वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और E है यहाँ पर एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर जो सबसे जो प्रॉब्लमेटिक रहता है वो रहता है लिमिट का खेल, कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएं, ठीक है। लिमिट्स, लिमिट गेम या जो भी वाट एवर यू वांट टू से, लिमिट गेम, लिमिट्स कैसे पुट करें, हाउ टू पुट लिमिट्स, हाउ टू पुट लिमिट्स, पुट लिमिट्स, ठीक है। देखो जब 3D का केस हो तो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके जो लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट लगानी है, ठीक है। और दोनों ही स्फेरिकल में कंसिडर करने हैं, Q और P दोनों को ही स्फेरिकल टाइप कंसिडर करना है, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसिडर करना है। जो 2D का हो तो पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग लिमिट होगी, ठीक है। और 1D का केस है तो कार्टेशियन स्पेस की तरह लिमिट होगी, कार्टेशियन एक्स एक्सिस, इस टाइप से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वॉट एवर, कार्टेशियन स्पेस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है। थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझा दूं, थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाऊं, देखो क्या बोल रहा हूं। जो जनरल लिमिट है वो क्या होगी, यहां पर स्फेरिकल करते हो तो 0 to इन्फिनिटी होता है, ठीक है। जो ये क्या है कि P की लिमिट बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो R होता है ना एक टाइप से, उसकी लिमिट, थीटा और पाई यहां पर आएंगे नहीं, सिर्फ R की लिमिट बता रहा हूँ, ठीक है। 0 to इन्फिनिटी, तो रेडियस यहाँ पर P रहेगी तो 0 to इन्फिनिटी। और यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है। 1D के केस में -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, क्योंकि कार्टेशियन स्पेस यूज होता है। और कार्टेशियन स्पेस में जो एक्स एक्सिस ले हो तो देखो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी आता है। ये चीज़ अभी नहीं समझ में आ रही होगी, बट फिर भी एक बार लिख लेना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब ये याद आएगा तुमको कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। और उस टाइम मैं क्लियर भी करूंगा कि एक्चुअल में मतलब क्या है इन चीज़ों का, ठीक है। एक बार लिख लेना इन चीज़ों को, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सिंगल पार्टिकल के लिए, और E है उसका एनर्जी। एक बार मैं थोड़ा एग्जांपल, चलो एग्जांपल तो बाद में हो जाएंगे, जैसे चलो लिख देता हूँ। जैसे मान लो आपने बात की हो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, P²/2m प्लस हाफ kx²। तो इस एनर्जी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में ये मोमेंटम वाला पार्ट है, ये कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है, तो कोऑर्डिनेट वाला पार्ट इसके साथ आ जाएगा और मोमेंटम वाला पार्ट इसके साथ आ जाएगा, और उसके बाद में आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें करनी है। ये तो हो गया सिंगल पार्टिकल के लिए। फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, नेक्स्ट फॉर एन पार्टिकल सिस्टम,
अगर सिस्टम में n पार्टिकल है, इफ योर सिस्टम कंटेन्स n पार्टिकल देन व्हाट, ठीक है। देन वंस अगेन दो केस होंगे कि भाई सिस्टम के जो पार्टिकल है वो डिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हो सकते हैं, और दूसरा है कि इनडिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विशेबल है तो क्या करोगे, अब की बार Qn लिख रहे हो आप, तो आप ये होता है Q1 का पावर n, ठीक है। और अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है तो अच्छा इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो Qn इक्वल टू 1/hf का पावर, सॉरी h का पावर तो nf हो जाएगा, क्योंकि देखो Q1 ये है, इसका पावर n करोगे, इसका पावर n करोगे तो h का पावर nf हो जाएगा, और ये वाला जो चीज़ है ना ये n टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। n टाइम्स रिपीट होगा तो उसको प्रोडक्ट से शो करते हैं। प्रोडक्ट कैसे शो होता है, पाई से, और ये होगा आपका n टाइम्स e का पावर माइनस बीटा e आई एंड dfq dfp, और ये हर एक पार्टिकल के लिए हो गया, ठीक है। आई के ऊपर है ये पूरा समय, जो ये प्रोडक्ट है आई के ऊपर है, आई जितने भी पार्टिकल हैं 1 to n सब के लिए, ठीक है। इस टाइप से आप n पार्टिकल सिस्टम के लिए लिखोगे, बेटर है आप इसको फॉलो करें, ठीक है। ये पूरा इंटीग्रेशन जस्ट लिखने के लिए, समझाने के लिए, बट आपको ये अप्रोच फॉलो करना है, ठीक है। और अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है तो अगर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है तो Qn हो जाएगा आपका Q1 का पावर n ओवर n फैक्टोरियल। जब भी इनडिस्टिंग्विशेबल वर्डिंग यूज हो n फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है पार्टीशन फंक्शन में, सही है। तो दिस इज द थिंग। और अगर आप सेम लिखना चाहो तो जस्ट इसमें ऊपर वाले इसमें एक ये चीज़ और ऐड हो जाएगी, अगर ये वाली चीज़ भी हाँ लिखना चाहो तो, बट आप इनको प्रेफर करो, ठीक है। ये हो गया आपका पार्टीशन फंक्शन लिखने का तरीका, ठीक है। बट यहाँ से ही काम नहीं चल जाता, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी, ठीक है। सीखना पड़ेगा, लिखना, एक दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके अच्छे समझ में आएगा कि ऐसे पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं। चलो मूव करते हैं। उससे पहले एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, चलता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, हटा के एक बार, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है। फर्स्ट तो ये है हाउ यू विल आइडेंटिफाई द सिस्टम दैट इट इज क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल, ठीक है। आपको कौन सा पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला लगाना है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हाउ यू विल आइडेंटिफाई that your system is classical, मैकेनिकल और क्वांटम मैकेनिकल, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल की वर्डिंग है वो क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन लिखने में भी यूज हुई है, और क्वांटम मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन लिखने में भी हमने ये चीज़ें की है। तो इनडिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विशेबल जो वर्डिंग है उससे दूर रहना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट इनके बेस पे आप ये मत सोचना कि अगर डिस्टिंग्विशेबल आ गया तो मतलब क्लासिकल पार्टिकल्स है, इनडिस्टिंग्विशेबल आ गया मतलब क्वांटम मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन लगाना है, ये मत समझना, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो फिर कैसे करेंगे, एनर्जी के बेस पे। अगर एनर्जी डिस्क्रीट है तो क्वांटम मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन, अगर एनर्जी कंटिन्यूस है तो फिर क्लासिकल मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन, सही है। चलो तो ये लिखता हूं मैं, डोंट मेक डिसीजन by wording distinguishable and indistinguishable,
इससे आपको डिसीजन नहीं लेना है। डोंट मेक डिसीजन बाय वर्डिंग, दिस काइंड ऑफ वर्डिंग से डिसीजन नहीं लेना है, बट यू हैव टू डिसाइड इट, बट यू हैव टू डिसाइड इट बाय लुकिंग एट एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर द सिस्टम, फॉर द पार्टिकल लिख देता हूं या फिर फॉर द सिस्टम लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं ना, फॉर द सिस्टम। इफ एनर्जी आइगन वैल्यूज, इफ एनर्जी आइगन वैल्यूज आर डिस्क्रीट, बट डिस्क्रीट एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होती है? डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लिए क्वांटाइज्ड हो, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब है क्वांटाइज्ड हो, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ले वो, तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिकल। देन अप्लाई क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच टू फाइंड partition function, partition function, and if energy values are continuous, energy eigen values, eigen word लिखना सही नहीं होगा, energy values are continuous, then use classical approach, classical approach to find partition function, classical mechanical approach to find partition function, ठीक है। ये एनर्जी के बेस पे करना है, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आए, डिस्क्रीट का मतलब और इसका मतलब, ठीक है। मतलब मैं कुछ लिखता हूँ एनर्जी वैल्यूज और आपको डिसाइड करना है कि वो क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट देखो, अगर ऐसे दिया हो कि देयर इज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एंड इट्स एनर्जी आइगन वैल्यूज आर समथिंग लाइक दिस वे। तो ये कैसा है? कंटिन्यूस आइगन मतलब एनर्जी वैल्यूज है, ठीक है, कंटिन्यूस एनर्जी वैल्यूज है, तो क्या होगा? क्लासिकल मैकेनिकल सिस्टम में, और क्लासिकल मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखते हैं वो यूज़ करना है, ठीक है। सेकंड देखो, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और उसका एनर्जी आइगन वैल्यूज ये दिया हुआ है इस टाइप का, तो यहाँ पर क्या है देखो, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है या नहीं है? कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तो है, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये क्वांटम मैकेनिकल केस हो गया। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच लगानी है पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। और देता हूँ मैं कुछ, पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो उसका जो एनर्जी आइगन वैल्यूज होता है वो क्या लिखते हो आप? mgh ऐसे कुछ लिखते हो, या mgx वाट एवर, mgy, mgz इस टाइप का कुछ लिखते हो पोटेंशियल एनर्जी, सही है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका? तो E के इक्वल टू क्या हो जाएगा? p²/2m प्लस mgz, ठीक है। इस टाइप से ये भी देखो क्या हो गया, कंटिन्यूस मतलब उसका कंटिन्यूस एनर्जी आइगन वैल्यूज है, सॉरी आइगन वैल्यू नहीं, कंटिन्यूस एनर्जी वैल्यूज है। दिस इज अगेन क्या? क्लासिकल मैकेनिकल केस, ठीक है। कुछ ऐसे हो कि देर आर टू स्पिन पार्टिकल्स, स्पिन आ गया तो वैसे ही वो क्वांटम मैकेनिकल हो गया, ठीक है। देर आर टू स्पिन पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, और आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड में वो स्पिन पार्टिकल कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन लेता है, और जो जितने भी ले 2s+1 ओरिएंटेशन, हर ओरिएंटेशन की अपनी डिफरेंट एनर्जी होती है, तो दैट्स वाई दैट विल बी क्वांटम मैकेनिकल केस, क्वांटम मैकेनिकल केस, ठीक है। और हालांकि उसको बोलना पड़ेगा और भी आगे, एनर्जी आइगन वैल्यू आपको फाइनली देखना ही देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लासिकल केस भी होता है, ध्यान रहे, तो उसको बोलना पड़ेगा कि दे आर क्वांटम डायपोल्स और क्लासिकल डायपोल्स। मैग्नेटिक जो
जो स्पिन पार्टिकल है वो डाइपोल होंगे यहाँ पे, और उनको बोलना पड़ेगा उसको कि कैसे है वो, ठीक है। तो ये थोड़ा आगे से डिसाइड करना पड़ेगा आगे फर्दर। अगर E इक्वल टू ऐसे कुछ दो वैल्यू दी हो, माइनस म्यू बी, म्यू डॉट बी होता है, और इसमें कुछ इस टाइप से दिया हुआ है म्यू जेड बी जेड, और इसको आगे क्वांटम मैकेनिकली लिखा हो वहाँ पे जी जे ई बाई टू एम जे एच कट बी जेड, इस टाइप से लिखा हो, तब क्लियर हो जाएगा कि दिस इज क्वांटम मैकेनिकल केस, ठीक है। और अच्छे तरीके से जब क्वेश्चन करेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैंने एक जस्ट आइडिया दिया है कि इस टाइप से आप थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब भी डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज हो क्वांटम, जब भी कंटिन्यूस हो, तो आपका क्लासिकल मैकेनिकल अप्रोच लगाना है, ठीक है। एक बार पार्टीशन फंक्शन को फाइंड आउट करने का थोड़ा सा तरीका क्लियर हो गया, ठीक है, एक अप्रोच जरूर दिमाग में बन गई। अब बात करते हैं, अगर पार्टीशन फंक्शन होगा हम पे तो काम कैसे करना है, हाउ टू वर्क इन कैनोनिकल एंसेंबल, वर्किंग प्रोसीजर इन कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। एक बात क्लियर कर दूं कि पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना ही स्टैट होता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एक चीज आ गई ना, पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना, सब कुछ फिनिश। देखना कैसे, वर्किंग प्रोसीजर इन कैनोनिकल एंसेंबल, काम कैसे करना है, क्या क्वेश्चन होंगे और किस टाइप से आपको रिप्लाई करना है। क्या क्या पूछा जाता है और कैसे रिप्लाई करना है। वर्किंग प्रोसीजर, इन कैनोनिकल एंसेंबल, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट पार्टीशन फंक्शन, फाइंड आउट पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। क्यों फाइंड आउट कर लिया, अगर सिस्टम में वन पार्टिकल है तो वन का, एन पार्टिकल है तो क्यू एन फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। इसको मैं आगे मेंशन कर देता हूँ, अगर एन पार्टिकल है तो क्यू एन, और अगर वन है तो क्यू वन, जो भी है वो पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट कर लेना। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अगर आपसे u पूछा हो, ठीक है, u पूछा हो तो u को डायरेक्ट निकाल दो, u पूछा हो तो उसको डायरेक्ट निकाल दो। ये तो था माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन क्यू, यू का फॉर्मूला। और अगर u ना पूछा हो तो a तो फाइंड आउट करना ही करना है, माइनस के टी एल एन क्यू से, ठीक है। और आफ्टर दैट इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ यार, अगर u पूछा हो तो u फाइंड आउट कर देना एल एन क्यू, और अगर ना पूछा हो तो a फाइंड आउट करना ही है अपने को एल एन क्यू। और आपको पता है a से बाकी सब आ जाते हैं, मैं करके दिखा दे ये चीज़ तो। अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, ये आपसे पूछता है डायनामिकल वेरिएबल्स, कभी एंट्रोपी पूछ लिया, कभी एंथैल्पी पूछ लिया, कभी सीवी पूछ लिया, कभी प्रेशर पूछ लिया, कभी म्यू पूछ लिया, कभी सीवी सीपी गामा सिग्मा, और एनर्जी फ्लैक्चुएशन, रिलेटिव एनर्जी फ्लैक्चुएशन, आर ई से डिनोट कर दिया कि रिलेटिव एनर्जी फ्लैक्चुएशन, ठीक है, ये सब। और थोड़ा इनके फॉर्मूले याद रखना, सिग्मा का क्या होता है, अंडर रूट के टी स्क्वायर सी वी होता है, और ये क्या होता है, ये होता है सिग्मा बाई यू इंटरनल एनर्जी, और यू का फॉर्मूला बता ही दिया। और बाकी आपको ये याद रखने हैं दो, जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस इक्वल टू म्यू एन एच टू, और ये एच वन कि डी क्यू इक्वल टू टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन। ये सारा अगर आप पे स्टफ है तो आप मामला सेट कर दोगे वहाँ पे, ठीक है ना। और सी वी को भी याद रख लेना, सी वी क्या होता है, डी यू बाई डेल टी, डेल यू बाई डेल टी, ठीक है, एन एंड वी को कांस्टेंट रखते हुए सी वी को याद रख लेना। बाकी सब चीज़ें आराम से आ जाती है, आपको पता है H1 H2 से।
तो दिस इज द वर्किंग प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट पार्टीशन फंक्शन, देन इफ यू पूछा है तो यू, और अगर ये सब पूछा है तो ये सब, और इनमें से कोई भी पूछा हो तो ए तो फाइंड आउट करना ही करना होगा। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग प्रोसीजर इन कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और अब काम करते हैं। ये सब थी बातें, थ्योरी। अब आते हैं मुद्दे पे। क्वेश्चन है एक टाइप से, क्वेश्चन बोल सकते हो, टॉपिक भी बोल सकते हो। मतलब एक सिस्टम लेंगे और उसको स्टडी करेंगे कैनोनिकल एंसेंबल में, और सिस्टम होगा क्लासिकल आइडियल गैस। चलो मूव करते हैं। और स्टडी करने का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स फाइंड आउट करना। सही बात है। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यही तो चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीशन फंक्शन, देन यू, देन ए, देन अदर्स। सही है नहीं है? फॉर्मूला कुछ याद करना नहीं है, ये सब फाइंड आउट हो जाएंगे यहाँ से। सही है, जो करना था उनको हमने कर लिया डायरेक्ट ही। ठीक, इसका एक जो दूसरा फॉर्मूला उसको भी याद रखो। ये चीज़ें थी तो इनको ध्यान रखो और काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं। पूरा जो टॉपिक है वो है आपका वेरियस सिस्टम्स इन कैनोनिकल एंसेंबल। तो ये बैनर है, और इस बैनर के अंडर हमको डिस्कस करना है फर्स्ट वन, एंड दैट इज क्लासिकल आइडियल गैस। क्लासिकल आइडियल गैस सिस्टम को पहले वो डिस्क्राइब करेगा आपको क्वेश्चन में कि सिस्टम ऐसा ऐसा है। तो लेट वी कंसीडर ए क्लासिकल आइडियल गैस containing n particles that are non-interacting जैसा पहले लिया था ना वही है, मतलब माइक्रो में लिया ना वही है। इसको हटा देते हैं। Let we consider a classical ideal gas containing n particles that are non-interacting, monoatomic और non-relativistic and indistinguishable ठीक है, ये है आपका सिस्टम। इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, नॉन इंटरेक्टिंग है, मोनोएटॉमिक है, नॉन रिलेटिविस्टिक है, और n पार्टिकल्स है, एंड दे आर इन वॉल्यूम V। ठीक है, लेट वी कंसिडर ए क्लासिकल आइडियल गैस कंटेनिंग n particles that are non interacting, monoatomic, non relativistic and indistinguishable and are in a container of volume V, are in a container of volume V। ठीक है, अब इसके मतलब पूरे सिस्टम को थोड़ा देखते हैं अच्छे से कि जो लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पर उसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो फर्स्ट वर्डिंग क्या है, क्लासिकल आइडियल गैस। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इग्नोर ग्रेविटी हेयर।
ठीक है, ग्रेविटी को आपको कंसिडर नहीं करना है। ये आपका सिस्टम है, ये आपके पार्टिकल्स हैं, कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो V दिया हुआ है और जो पार्टिकल्स है वो N दिए हुए हैं। पार्टिकल है क्लासिकल आइडियल गैस है, यहाँ पर मोनो एटॉमिक है तो एटॉमिक फॉर्म में है, मोलिकुलर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, और क्लासिकल आइडियल गैस है। तो देखो इससे मतलब क्या है, जो फर्स्ट वर्डिंग है क्लासिकल आइडियल गैस, क्लासिकल आइडियल गैस, उसका मतलब क्या है? आइडियल का मतलब क्या होता है भाई? नॉन इंटरेक्टिंग, आपस में कोई किसी टाइप का इंटरेक्शन नहीं है वहाँ पे, नॉन इंटरेक्टिंग है, कोई फोर्स नहीं लग रहा आपस में, ये होता है आपने बचपन में पढ़ा है, नॉन इंटरेक्टिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। नॉन इंटरेक्टिंग का फर्दर मतलब क्या होता है कि जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है कि आपस में पार्टिकल इंटरेक्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट वर्ड है क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो उनका मूवमेंट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से डील होगा, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी उसकी? पी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, क्लासिकल है एनर्जी फॉर ए सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल क्या होगी भाई? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पी स्क्वायर बाई 2m, क्योंकि क्या है वो नॉन रिलेटिविस्टिक भी है, लिखा ना यार, नॉन रिलेटिविस्टिक भी है, नॉन रिलेटिविस्टिक है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वगैरह कुछ है नहीं, बाकी कुछ है नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, वैसे भी आइडियल है, तो जो म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी है वो भी जीरो है। तो जस्ट यही होगा, E इक्वल टू वहाँ पर हर एक पार्टिकल का ये है, ठीक है। और देखो क्या क्या वर्डिंग क्लियर हो चुकी है, ये हो गया क्लासिकल आइडियल गैस क्लियर हो गया, कंटेनिंग एन पार्टिकल वो भी क्लियर हो गया। मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है? मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है? देखो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है F कैसे लिखी जाती भाई? इन जनरल आप कैसे लिखते हो? dn माइनस के। डी होता है जिस स्पेस में मूव कर रहा हो, स्पेस इन विच पार्टिकल इज मूविंग, इन विच पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है। लाइक 3D मूव कर रहा है, 2D मूव कर रहा है तो d इक्वल टू 3, d इक्वल टू 2, 1D मूव कर रहा है तो d इक्वल टू 1, ठीक है ना। d इक्वल टू 3 अगर 3D में मूव कर रहा हो, d इक्वल टू 2 अगर 2D में मूव कर रहा हो, d इक्वल टू 1 अगर 1D में मूव कर रहा हो। तो ये तो d का मतलब होता है। n क्या होता है यहाँ पर? n होता है आपका नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर मॉलिक्यूल आता तो डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, उस टाइप से लिखना पड़ता है उसको। डायटोमिक है तो 2, ट्राइटोमिक है तो 3। के है रिलेशन, क्या है रिलेशन? नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन पार्टिकल, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था वैसे कि जैसे सर डबल बॉन्ड हुआ तो रिलेशन 1 काउंट हो गए और 2 काउंट हो गए, तो स्टिल आई एम नॉट सो क्लियर। मैंने केमिस्ट्री वाले से किसी से डिस्कस किया नहीं, ध्यान नहीं रहा, बट मुझे लग रहा है एक ही रिलेशन काउंट होगा। बाकी आप अपने जो दोस्त हैं उनसे पूछना और ग्रुप में बताना कि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या काउंट होगा, रिलेशन क्या काउंट होंगे, के की वैल्यू 1 काउंट होगी या फिर 2 काउंट होगा? आई थिंक 1, ठीक है। खुद के जो पर्सपेक्टिव से जो लग रहा है वो ये है। और नो यार इसको मिटा दे मैंने, ठीक, कोई बात नहीं, हो ही गया। और इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी, इसका मतलब क्या है उसको लिख लो आप, कंटेनर इन ए वॉल्यूम, कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी, इसका मतलब क्या है?
कि जो पार्टिकल वो कहाँ मूव कर रहे हैं, 3D में, ठीक है। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक है तो वैसे हो गया 3, सिंगल पार्टिकल है 3 इंटू 1 माइनस 0 3, तो F इक्वल टू 3 हो गया। और वैसे भी यहाँ पर आपका पार्टिकल कंटेनर में मूव कर रहा है, यहाँ से D 3D है, 3D का केस है, तो यहाँ से D इक्वल टू 3 का पता लगता है आपको, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से पता लगेगी, उससे सिर्फ D का पता लगता है, कंटेनर में बात वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिस्टम को आपको हैक करना आना चाहिए, मतलब उसको अच्छे से खोल के समझ में आना चाहिए कि ऐसे होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता लग गई। और क्या क्या कौन सा अप्रोच लगेगा, क्लासिकल अप्रोच लगेगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो क्या है, p²/2m है यहाँ पर, ठीक है। क्लासिकल अप्रोच लगेगी। और n पार्टिकल है तो Qn फाइंड आउट करना है, सही बात है। Qn को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो और देखो। अच्छा एक चीज़ और रहेगी यहाँ पर, इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी रह गई। इंडिस्टिंग्विशेबल का मीनिंग भी लिखो। इंडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है यहाँ पर, इंडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि जब आप Qn फाइंड आउट करने जाओ तो Q1 का पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल कर लेना। बोलो है या नहीं है, ये n फैक्टोरियल को ही इंडिकेट करता है इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी, ठीक है। तो अभी बिल्कुल मामला क्लियर है, रास्ता साफ है कि Q1 फाइंड आउट करना है और Qn इस वे में फाइंड आउट करना है। फाइन, चलो Q1 का फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, पहले सिंगल पार्टिकल का कर लेते हैं फिर ये कर लेंगे। सब कुछ लिखना है, ये जो भी मैंने लिखा है मिटा दिया, ठीक। नेक्स्ट, नाउ लेट मी फाइंड, नाउ इट्स क्लियर दैट partition function for our system will be Qn equal to Q1 का पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड Q1 फर्स्ट, ठीक है। और अप्रोच क्या लगेगी, एंड सिंस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से वापस समझ आया, सिंस E इक्वल टू p²/2m, ये कंटिन्यूस है भाई, कंटिन्यूस है ना, डिस्क्रीट है थोड़ी है। सो क्लासिकल मैकेनिकल अप्रोच विल बी अप्लाइड, अप्रोच विल बी यूज्ड, लगाएं अप्रोच को। चलो देखो, Q1 फाइंड आउट करना है। Q1 क्या होता है भाई, 1/hf इंटीग्रेशन, एक पूरा लिख देता हूँ, e का पावर माइनस बीटा e df/q एंड df/p, ये चीज़ है। और 3D का केस है, ध्यान रहे, F इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यह 1/hf यानी कि h³ इंटीग्रेशन, अरे यार इसको भी हटाने था यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा। क्लासिकल आइडियल गैस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो वो ये है, क्लासिकल आइडियल गैस। अब देखते हैं, तो 1/h³ और फिर e का पावर माइनस बीटा e, ई को आप चाहो तो इंट्रोड्यूस करा दो, तो बीटा और p²/2m, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा d³q, ये क्या हो जाएगा d³p, सही है। अब ये एक तो इंटीग्रेशन q के लिए है और एक p के लिए है, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा 1/h³
जो Q वाला इंटीग्रेशन है, मतलब यहाँ पर है ना, आप इस वाली टर्म को देखो कि इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नहीं है, एक्स वाई जेड ऐसा कुछ नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा और ये वाला एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा आपका एंड डी क्यूब बीटा पी स्क्वायर बाई 2m डी क्यूब पी, बिल्कुल हो जाएगा। अभी दो चीज़ बच रही हैं, एक तो लिमिट बच रही है, दूसरा कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होगा। अब बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होगा। पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा था, वॉल्यूम में। 3D का केस है ना, 3D का केस है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट यूज होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे तो 1/h³। ये चीज़ तो क्या भाई, कंटेनर था वहाँ पे, जो पार्टिकल थे आपके कंटेनर में थे, तो ये चीज़ तो क्या हो जाएगी, उस कंटेनर का वॉल्यूम v, तो ये तो हो गया v, ठीक है। और ये चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिमिट क्या लगेगा, 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 3D में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज होंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो r की लिमिट है वो क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी। ये मोमेंटम स्पेस है तो p की लिमिट बोलना पड़ेगा अपने को अभी राइट नाउ, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। बीटा पी स्क्वायर बाई 2m, और इसको क्या लिखेंगे 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। ये ध्यान दें, मैं रेडियस बोला हूँ बट मोमेंटम स्पेस है तो रेडियस यहाँ पर p है, ठीक है। मोमेंटम स्पेस में p रेडियस होता है। अब इसको सोल्व कर लो आप, 4 पाई को तो बाहर ले लो, ये इसको डी क्यूब पी को मैं ऐसे लिखूंगा और नहीं लिखूंगा, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, सही है। देखो क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा 1/h³ v एंड 0 टू इन्फिनिटी दिस थिंग, 4 पाई को बाहर ले लेता हूँ, 4 पाई 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस बीटा बाई 2m और पी स्क्वायर एंड यहाँ पर भी है पी स्क्वायर डी पी। ये ऐसा कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या तुमको, मुझे तो याद आ रहा है, क्वांटम में पढ़ा ना अपन ने, 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर n और x की पावर m dx का क्या था ये, 1/n गामा m प्लस 1/n डिवाइड बाई अल्फा की पावर m प्लस 1/n था ऐसा फॉर्मूला। इसको अप्लाई कर दो तो Q1 क्या हो जाएगा, 1 v/h³ और 4 पाई v कर देता हूँ पूरे को एक साथ, 4 पाई v/h³ एंड दिस थिंग विल बी व्हाट 1/n एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर है यहाँ पर, ये तो चीज़ अल्फा हो जाएगा, ये n का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, पी स्क्वायर है ना, तो n इक्वल टू क्या होगा 2 एक्स की पावर m, यहाँ पर भी पी स्क्वायर है तो m इक्वल टू क्या हो गया 2। तो देखो 1/n बोले तो 1/2 गामा m प्लस 1 2 प्लस 1 3/n यानी कि 3/2 अल्फा बोले तो बीटा बाई 2m और इसका पावर भी कितना 3/2, सही है। ये आपका आंसर हो गया, Q1 हो गया। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, बाकी देखते हैं क्या चीज़ होती है। गामा 3/2 कितना होता है, गामा 3/2 होता है हाफ गामा हाफ कितना होता है √पाई, ठीक है। तो उसको इंट्रोड्यूस कराओ। Q1 इक्वल टू हो गया 4 पाई v, तुम कहो तो मैं चलो एक बार बाद में कर लेंगे, h³ इंटू 1/2 एंड यहाँ पर तो अच्छा एक चीज़ और है, बीटा इक्वल टू 1/kT होता है, तो ये हो जाएगा 2m/kT नीचे और 1/2m/kT है ऊपर आ जाएगा, तो 2m/kT का पावर 3/2, ठीक है। बीटा इक्वल टू 1/kT इंट्रोड्यूस करा दिया और ऊपर है गामा 3/2, इसको आप वापस से आप और लिखोगे, गामा 3/2 लिखोगे हाफ इंटू √पाई, मैंने क्या बीटा इक्वल टू 1/kT पुट, ठीक है। जो मिटाया वो लिख दिया वापस। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, Q1 इक्वल टू, इस हाफ को तो काट लो ना यार,
ना 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 ना, नहीं कटेगा ना। वो भी नीचे आएगा, ठीक है। तो नीचे 4 हो जाएगा, वो इस 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, v बाई एच क्यूब, और ये 4 तो कट ही गया। पाई यहाँ पर है, रूट पाई यहाँ है, तो टोटल पाई का जो पावर है वो कितना हो गया 3/2, क्योंकि पाई यहाँ पर है, रूट पाई यहाँ पर है, ठीक है। उस 3/2 को मैं इसके अंदर ही ले लूँ, बताओ बताओ, ले लेता हूँ ना यार। तो ये हो जाएगा 2 पाई एम के टी का पावर 3/2, सही है। और नीचे ये चीज़ है ही, बाकी सब कट गया, इतना आ गया। अच्छा, थोड़ा सा कलाकारी और करते हैं Q1 के साथ में। अभी Qn मतलब फाइंड आउट करना है, जो कि ये होगा, ठीक है। अभी Q1 फाइंड आउट हुआ है जस्ट, ये भी थोड़ा सा और करेंगे आगे। देखो मेरे को ना ये एच क्यूब है ना, पच नहीं रहा है बाहर, इसको भी अंदर लेके जाऊं, देखो तो क्या हो जाएगा। Q1 इक्वल टू V, बस V, और ऊपर है 2 पाई एम के टी, ठीक है। ये क्या है यार, एडजस्ट कर लेना इतना, 2 पाई एम के टी। इसको मैं अंदर लेके जाऊं पावर 3/2 के अंदर, तो कैसे लेके जाऊंगा, आई थिंक एच स्क्वायर, क्यों, अब देख लो ना, अभी 3/2 इसको लगाओ, तो एच स्क्वायर के ऊपर 3/2 लगाओगे तो एच क्यू भी तो बनेगा, यही तो था आपका अल्टीमेटली बाहर जो था, सही है। तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, अब कुछ याद आ रहा है क्या कि थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या था, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ध्यान करो क्या था, लिखवाया था मैंने, ये होता है h/√2 पाई एम के टी, ठीक है। अभी ये बता दो कितना है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, h² / 2 पाई एम के टी, सही या नहीं है। तो ये जो है वो क्या हो गया, v इंटू ये हो गया 1/λ थर्मल का स्क्वायर, और उसका पावर ये हो रहा है, तो वो ये यहाँ पर आ जाएगी, और ये क्या हो गया v/λ थर्मल का कितना बच गया क्यूब। दिस इज योर पार्टीशन फंक्शन फॉर क्लासिकल आइडियल गैस सिंगल पार्टिकल, फॉर ए सिंगल पार्टिकल, ठीक है। एंड नाउ फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, और ये बात ध्यान रहे कि जो लैम्डा थर्मल है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा याद रखने के लिए बताया कि आप इसको सिंपली याद रख सकते हो। रीज़न ये याद रखने का, कई बार है ना आप मतलब स्पीड में काम करना चाहते हो, तो पार्टीशन फंक्शन याद रखो, जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, लाइक क्लासिकल आइडियल गैस स्टैंडर्ड सिस्टम है, अब याद रख सकते हो। हालांकि मैंने कैलकुलेट करना बता दिया, उसमें कुछ नहीं है, जस्ट एक इंटीग्रेशन है, उन्होंने बहुत स्लोली सारे स्टेप करके दिखाए हैं, ठीक है। आप फास्टली कर सकते हो, और इसको आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, स्पीड अगर काम करना चाहते हो तो याद रखोगे बेटर रहेगा। अब Qn फाइंड आउट करते हैं। Qn क्या हो जाएगा, सिंस Qn क्या होना चाहिए भाई, Q1 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्यों भाग दिया है, क्योंकि इंडिस्टिंग्विशेबल थे, इस वजह से। वापस एक 3 बार बता दे मैंने चीज को, ठीक है। Q1 आपके पास आ गया, तो Qn क्या हो जाएगा, Q1 v/λ थर्मल का क्यूब है, उसका पावर n, और 1/n फैक्टोरियल, ये हो गया। और आप इसको चाहो तो और लिख सकते हो, थोड़ा सा इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो।
बाकी इतना ही सही है, बाद में बदल देंगे। लैम्डा थर्मल को तो लिखना आता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। और अब क्या करना चाहिए हमको? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, इंटरनल एनर्जी, अभी पार्टीशन फंक्शन आ गया, उसके बाद क्या करना होता है? ए फाइंड आउट करना होता है एंड अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। बट समटाइम्स इंटरनल एनर्जी पूछे तो इंटरनल एनर्जी को हम ए से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट फाइंड आउट करना भी जानते हैं, इसलिए डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी आप लिख सकते हो वेरियस थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, वेरियस थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स टॉपिक डाल सकते हो, क्योंकि अब क्लासिकल आइडियल गैस के लिए काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें फर्स्ट आता है आपका इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यू की बात कर रहा हूँ भाई। यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने? यू इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन क्यू। अब क्यू क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? जो एन पार्टिकल सिस्टम है तो क्यू एन लिखा जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्यू एन लिखा। क्यू एन आपके सामने है, इसको यहाँ पे पुट करो, जो भी आंसर आ जाएगा देखते हैं। चलो, u इक्वल टू दिस है, तो u इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल बीटा और एल एन क्यू एन, ठीक है। तो ये हो गया 1/n फैक्टोरियल एंड v ओवर इसका पावर n, v ओवर लैम्डा थर्मल का क्यूब, लैम्डा थर्मल का क्यूब और इसका पावर n। ये चीज़ हो गई, इंट्रोड्यूस करा दिया। अच्छा, अब आगे क्या करें? माइनस डेल ओवर डेल बीटा, इसको थोड़ा सोल्व कर लें, ठीक है। सोल्व कैसे करें भाई? ये चीज़ ऊपर ले लें एक साथ, और ये तो एल एन एक्स बाई वाई को लिखते हैं ना, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, वो चीज़ कर लेते हैं। तो एल एन ये जो चीज़ है पूरी, वी लैम्डा थर्मल का क्यूब का पावर n, ये एक साथ, ठीक है, माइनस पूरा एक साथ माइनस एल एन एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक चीज़ है ना, आप समझदारी दिखा सकते हो कि बीटा के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो। बीटा यहाँ पर तो होगा नहीं, तो ये टर्म आपकी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस डेल ओवर डेल बीटा, और इस एन को भी बाहर ले आऊँ क्योंकि एल एन में है। चलो एक बार लिख देता हूँ, एल एन वी ओवर लैम्डा थर्मल का क्यूब का पावर n। ये चीज़ हटा दिया मैंने, क्यों आप लिखते ना, क्योंकि बाद में शायद दिक्कत आए आपको। बिकॉज डेरिवेटिव विल बी जीरो, डेरिवेटिव ऑफ एल एन एन फैक्टोरियल विल बी जीरो। क्यों? बिकॉज वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू बीटा, वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू बीटा। डेरिवेटिव है वो बीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये लिख दिया मैंने, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे भूल गए गुरुजी, भूला नहीं हुआ ना। और अब इसको, इस n को बाहर ले आओ, तो माइनस n डेल ओवर डेल बीटा, और फिर बचेगा आपका एल एन ऑफ वाट, v ओवर लैम्डा थर्मल का क्यूब। और लैम्डा थर्मल को आप है ना लिखना पड़ेगा, क्योंकि बीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। लैम्डा थर्मल में T है, टेम्परेचर है, और बीटा इक्वल टू क्या होता है 1/kT। तो बनेगा कि नहीं बनेगा वहाँ पर बीटा? बना सकते हो ना, इसलिए उसको लिखना पड़ेगा। तो लैम्डा थर्मल को लिखते हैं, क्या होता है भाई, H ओवर √2πm/kT, ठीक है, 2πm/kT, और इसका था हाफ पावर, और इस पूरे का पावर 3 है, तो ये h3, और इसका पावर 3/2, ठीक है। और आगे भी आप कैसे लिख सकते हो,
u इक्वल टू माइनस एन। अभी देखो आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो कि ln ये चीज़ ऊपर हो और ये चीज़ माइनस में हो तो उसका भी जीरो होगा उसी वे में, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ ln v 2πm/kt। अच्छा मैंने n नहीं लगा क्या, इनको तो बाहर ले लिया था ना, ठीक है यार तुम घबरा जाओगे। मैं एक बार कर देता हूँ थोड़ा सिंपल तरीके से, पक्का पता है एक दो का। ऐसा मामला है भाई, मैंने जो पावर थी n वाली उसको बाहर ले लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो थर्मल, लैम्डा थर्मल क्या होता है, h/2πm/kt का रूट ये होता है। तो बीटा बनेगा ना, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट नहीं है ये। तो u इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल बीटा, n भी है साथ में, डेल ओवर डेल बीटा और ln करने को तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो सकती है, बट कोई ना यार ln, क्योंकि जिन चीज़ों में बीटा नहीं है ना उसको हटा ही दो वहाँ से, सीधा सा फंडा ये है ln लैम्डा थर्मल का क्यूब। तो अच्छा इसको छोड़ो अभी, आपको पता है लैम्डा थर्मल में 80 v तो कांस्टेंट ही रहना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ln v माइनस ln ऑफ लैम्डा थर्मल का क्यूब, ठीक है। अच्छा ln v में बीटा तो होगा नहीं, तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो जाना है, तो माइनस n डेल ओवर डेल बीटा, इसका डेरिवेटिव तो जीरो जाएगा, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये चीज़ आएगी साथ में। अच्छा ये 3 पावर में है तो इसको भी आगे ले लूँ, और ये हो गया माइनस 3ln लैम्डा थर्मल, सही है। और u इक्वल टू माइनस n डेल ओवर डेल बीटा। अच्छा ये माइनस और ये प्लस हो गया, और ये 3n भी हो गया, कांस्टेंट है भाई, 3n हो गया। और अब बचा डेल ओवर डेल बीटा ln ऑफ लैम्डा थर्मल, ठीक है। अब लैम्डा थर्मल को लिखना पड़ेगा, मैं इसको है ना छोटा भी कर सकता था, बट दिक्कत ये है मेरे को समझ में आ जाएगा लेकिन तुमको फिर पकड़ में नहीं आएगा। अभी मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत होगी कि स्टेप कहाँ गए। तो ये ध्यान रखना, बीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, जो भी बीटा का फंक्शन नहीं है उसको हटा दो। तुम डायरेक्ट फोकस भी कर सकते हो उसी टर्म पे जिसमें बीटा है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, इनिशियल स्टेप है इसलिए। अभी अल्टरनेटिवली करके जरूर दिखाऊंगा ताकि आपको आगे से फास्ट रहे। पार्शियल डेरिवेटिव है यार, क्या दिक्कत है, नहीं बच्चे तो हो नहीं तुम। 3n डेल ओवर डेल बीटा ln लैम्डा थर्मल, लैम्डा थर्मल को इंट्रोड्यूस कराओ, तो ln ऑफ भाई h ओवर अंडर रूट 2πm/kt, 2πm/kt का पावर 1/2। वापस से ln h जीरो होगा, सिर्फ ये वाला चीज़ कंट्रीब्यूट करेगा, और इसमें भी बीटा बनाओ तो ये हो जाएगा 2πm ओवर बीटा, ठीक है। u इक्वल टू 3n डेल ओवर डेल बीटा और ln, और ये नीचे है तो माइनस साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है। ln ऑफ h माइनस ln ऑफ दिस होगा, और उसमें भी हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ ln ऑफ 2πm ओवर बीटा, सही है नहीं। और अब आगे माइनस 3n, इसको 2 को बाहर ले लूँ, 3n/2 डेल ओवर डेल बीटा। ln समथिंग क्या होता है, 1 समथिंग, तो 2πm ओवर बीटा, और फिर जो समथिंग है उसका तो उसमें है 2πm 1 ओवर बीटा। 1 ओवर बीटा क्या होता है, -1 ओवर बीटा स्क्वायर, भाई बीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, -1 ओवर बीटा स्क्वायर, क्या हो गया u इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये 3/2n, 2πm से 2πm कट गया, बीटा से एक बीटा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/बीटा। बीटा इक्वल टू कितना होता है
1/kT, सही है। और KT को पुट कर दो उसको, 3/2 n KT हो जाएगा। बीटा इक्वल टू 1/kT करोगे तो ऊपर चल जाएगा ना, 1/बीटा इक्वल टू क्या है KT, ये चीज़। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, दिस इज द सेम रिजल्ट एज यू हैव ऑब्टेन्ड इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। और दूसरा इक्विपार्टीशन थ्योरम से भी जो आएगा, क्योंकि इक्विपार्टीशन थ्योरम से क्या आना चाहिए था, n इंटू एफ इंटू हाफ KT। डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक डिग्री फ्रीडम हाफ KT कंट्रीब्यूट करता है इक्विपार्टीशन थ्योरम से। और f डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो ये तो एक सिंगल पार्टिकल का हो गया, n पार्टिकल हो तो ये, यहाँ पर आपने n पार्टिकल के लिए निकाली है, तो n इक्वल टू 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, हाफ KT हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से आएगा, तो ये भी तो कितना आ रहा है 3/2 n KT। एंड सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय कैनोनिकल एंसेंबल अप्रोच। ठीक है, ये मैंने बोला हुआ है ना काफ़ी बार कि माइक्रो कैनोनिकल और कैनोनिकल एंसेंबल में सेम रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं। दिख गया भाई एकदम। और सबसे बढ़िया बात कि स्टैट की जो अप्रोच है वहाँ से हम थर्मोडायनेमिक्स को ऑब्टेन कर पा रहे हैं। सही है, एकदम परफेक्ट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। और एक चीज़ और, ये कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा लेंथी कर दिया मैंने, आप शॉर्ट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। देखो कैसे, यहाँ पे थे आप, मैं वापस से शुरू से करता हूँ ताकि आपको ये तो था स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर आप थोड़े बहुत छोटे मोटे भी एक्सपर्ट हो ना तब भी आप मैनेज कर लोगे। देखना कैसे, मैं उधर का यूज भी नहीं कर पाऊंगा, देखना यहाँ पे हो जाएगा। u इक्वल टू क्या था भाई, माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln Qn। Qn क्या है आपका, Qn है आपका v ओवर v एंड आई थिंक क्या था यहाँ पे यार, लैम्डा थर्मल का क्यूब। ऐसे था ना, v ओवर लैम्डा थर्मल का क्यूब। ये तो था एक पार्टिकल के लिए, और n पार्टिकल के लिए दिस, और फिर ये भी डिवाइड भी किया आपने। ठीक है, इसको आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराओगे तो u इक्वल टू हो गया माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln ऑफ 1 ओवर n फैक्टोरियल। मैं वापस से कर रहा हूँ इंटरनल एनर्जी को शॉर्ट कैलकुलेशन से, v ओवर लैम्डा थर्मल का क्यूब का पावर n। अब यहीं पे आप डिसाइड कर लो भाई, आप बीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है आपको, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली उसको देख लो। भाई ये n फैक्टोरियल है, कोई मतलब नहीं है इसका, ये भी गायब होना है, और ln के अंदर है चीज़ें। ठीक है ना, तो आप इनको अलग सेपरेट कर सकते हो। सिर्फ जो बचेगा ना वो लैम्डा थर्मल का क्यूब का पावर n बचेगा। सही है, तो यहाँ से सीधा सीधा डिसीजन ले सकते थे। और उसको कैसे लिखा जाएगा, ln सीधा ही लिख दो चाहिए उसको कि 1 अपॉन लैम्डा थर्मल का क्यूब और उसका पावर n, इसका बचेगा। अब देखो आप कैलकुलेट करो इसको, u इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल बीटा, n तो बाहर आ जाना है, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ n डेल ओवर डेल बीटा, और 1 ओवर लैम्डा क्यूब है। ठीक है, उसमें भी देखो क्या हो जाएगा, ln 1 माइनस ln दिस थिंग, ln 1 जीरो होता है तो माइनस दिस थिंग, और उसमें 3 बाहर आएगा, माइनस तो प्लस हो गया और 3 बाहर आएगा। ठीक है, और ln लैम्डा थर्मल, लैम्डा थर्मल क्या होता है भाई, एक बार और दिख लेता हूँ चलो। ठीक है, लैम्डा थर्मल, और u इक्वल टू हो जाएगा 3n डेल ओवर डेल बीटा ln लैम्डा थर्मल क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट 2πm KT, 2πm बीटा KT बोले तो। यहाँ से वापस से आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर क्या सीन होगा, ln h माइनस दिस थिंग होगा, तो u इक्वल टू 3n, वो माइनस बाहर आएगा, ये पूरा रूट में है ना, माइनस बाहर आएगा। दूसरा क्योंकि ln h तो सम कांस्टेंट हो गया, बीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो, और ln माइनस ऑफ ln ऑफ दिस। ठीक है, उसमें हाफ भी बाहर आएगा, और ln ऑफ 2πm बीटा, ये चीज़ आएगी। और इसको अगर आप आगे सोल्व करोगे तो देखो ये तो यहाँ के बाद का ही तो है, ये तो यहाँ के बाद का ही है,
-3n डेल ओवर डेल बीटा हाफ, ये तो यहाँ तक हो ही गया ना, तो इसके बाद सेम रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, उसमें कुछ नहीं है, 2 स्टेप और है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस वे की कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आपको पता लग जाए ना कि क्या आपका टारगेटेड है, तो उस पर फोकस करो। आई होप समझ जाओगे। नहीं समझ में आया ना तो भाई अपना पूरा खुद से डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव किसी के देखने नहीं चाहिए, वो खुद से करने चाहिए। आपको फंडा बता दिया पार्शियल डेरिवेटिव है, ये यार एक मैथमेटिकल चीज़ है जिसको कोई भी कर सकता है, तो स्टैट फिर किसी को भी आ सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव जस्ट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट u आ गया, उसके बाद में हमको क्या फाइंड आउट करना होता है? a, और बाकी फिर अदर्स को फाइंड आउट कर देंगे। तो नेक्स्ट है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी स्टडी कर रहे हैं हम क्लासिकल आइडियल गैस को, और उसमें स्टडी करने का मतलब होता है कि वेरियस थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को ऑब्टेन करना। तो करें, a इक्वल टू क्या होता है? a इक्वल टू होता है -kT ln z, सॉरी ln q। q यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? qn, क्योंकि आपके सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं। qn आपको ऑलरेडी पता है तो उसको इंट्रोड्यूस करा दो। a इक्वल टू हो गया -kT ln, ये आपको पता है qn क्या है? 1/n फैक्टोरियल v ओवर लैम्डा थर्मल का क्यूब, इसका पावर n, यही तो है। ये आपका a हो गया, ओवर एंड आउट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कितना सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, ठीक है। और आगे फिर इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि लैम्डा थर्मल की बजाय kT के फॉर्मेट में कर लेते हैं इसको, ठीक है, या फिर जरूरत पड़ने पे कर लेंगे, अभी कर लेते हैं। चलो, सिर्फ लैम्डा थर्मल क्या होता है? h/√2πm/kT, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस कराएं तो थोड़ा क्या शकल सूरत बदलेगी, a का उसको देख लेते हैं। a इक्वल टू क्या है? -kT ln ऑफ n फैक्टोरियल। अच्छा, एक चीज़ ये भी कर सकते हैं यहाँ से कि ln ऑफ दिस थिंग v ओवर लैम्डा थर्मल का क्यूब, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, लैम्डा थर्मल का क्यूब है ना, इसका पावर n माइनस ln ऑफ n फैक्टोरियल। इसे लिख सकते हैं ln x/y को ln x माइनस ln y। अच्छा, इसको कैसे लिख लेंगे? -kT ln n बाहर आ जाएगा, ले आओ बाहर, n ln v ओवर लैम्डा थर्मल का क्यूब। लैम्डा थर्मल क्या होता है? h ओवर √2πm/kT, 2πm/kT का पावर हाफ, बट यहाँ पर क्यूब है तो 3/2, एंड ये भी क्या हो जाएगा? h3, सही है। और ये चीज़ तो हो गई इतना, माइनस है ln n फैक्टोरियल। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाओ, क्या हो जाता है? n ln n माइनस n होता है, माइनस ऑलरेडी था यहाँ पर, ये उसकी वजह से प्लस n हो गया, ठीक है। आई होप दिख जाएगा यहाँ तक, तो प्लस n हो गया। तो ये एक छोटा सा मतलब आपका फॉर्मूला बन गया आपके पास में। और एक गड़बड़ में ये कर दिया कि जो -kT है वो सबके साथ है, पूरे के साथ है, इस टाइप से हो, ठीक है ना। n ln, इसको हटा देते हैं, -kT पूरे के साथ में है, इसका ये हो गया। और v अपॉन लैम्डा थर्मल क्यूब, लैम्डा थर्मल ये होता है, इसका क्यूब करोगे तो h3 और 2πm/kT की पावर 3/2, h3 2πm/kT की पावर 3/2, ठीक है। और बाकी चीज़ें हो ही गई। माइनस इसको तो आप लिखते हो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन में, ln n फैक्टोरियल क्या होता है? n ln n माइनस n, तो ये तो माइनस हो गया, वो प्लस n हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द a। अब बात करते हैं अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की, एंट्रोपी, प्रेशर और केमिकल पोटेंशियल एटसेट्रा की। कैसे फाइंड आउट करें भाई? फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है।
फॉर्मूले क्या करना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है, तो उसके लिए क्या करें, H1H2 को यूज करें। ठीक है, H1H2 क्या है, उसको ऊपर लिख लेते हैं। H1 है कि जो आपका du है, सॉरी dq है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसको आप TdS भी बोलते हो dq को, दैट इज इक्वल टू du प्लस PdV माइनस म्यू dn। सेकेंड जो H2 है वो क्या है कि G इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV माइनस TS, एंड दिस थिंग is called as H, and this thing is called as A, and this whole thing is also equal to mu n। ये आपके H1H2 हो गया, हथियार 1 और हथियार 2। अब फाइंड आउट करते हैं क्या बोलते हैं अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। तो जो लीडिंग वेरिएबल है यहाँ पर कैनोनिकल एंसेंबल में A है, तो A को लिखो सबसे पहले क्या है, जो लीडिंग जो वेरिएबल है वो लीडिंग वेरिएबल है A को सबसे पहले देखो क्या है, ये अप्रोच है काम करने की, जो भी लीडिंग हो उसको देखो क्या है वो। A इक्वल टू क्या है, U माइनस टी एस, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी ए इक्वल टू क्या हो गया, डी यू प्लस सॉरी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी यहाँ से। ठीक है, अब H1 को यूज करो क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, टी डी एस, तो यूजिंग H1 ये अंडरलाइन कर देना, डी ए इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस की जगह क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन, हथियार 1 है आपका ये, माइनस एस डी टी ऑलरेडी था ही वहाँ पे। अच्छा इसको खोल दो आप यहाँ से थोड़ा सा ब्रैकेट को, तो माइनस डी यू माइनस पी डी वी और प्लस म्यू डी एन माइनस एस डी टी। मेरे को फॉर्मूले याद नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ ये चीज़, है ना, कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी कर सकता हूँ इस चीज़ें। माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन माइनस एस डी टी, ये हो गया। अब जो मैक्रो स्टेट है वो क्या होता है भाई, मैक्रो स्टेट क्या होता है यहाँ पर, मैक्रो स्टेट है आपका NVT कैनोनिकल में, तीनों के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने हैं। सबसे पहले देखो इस पूरी लाइन का N के रेस्पेक्ट में कर लो, या राइट से कर लो, चलो T के रेस्पेक्ट में कर लो। T के रेस्पेक्ट में किया तो क्या हो जाएगा, डेल A ओवर डेल T एंड कीपिंग अदर टू कॉन्स्टेंट N एंड V कॉन्स्टेंट, N V कॉन्स्टेंट कर लिया, तो N और V कॉन्स्टेंट है तो ये चीज़ 0, V कॉन्स्टेंट है तो ये चीज़ 0, N कॉन्स्टेंट है तो ये चीज़ 0, V कॉन्स्टेंट है तो ये चीज़ 0, यहाँ से माइनस S और ये 1 बचेगा, तो आप पे यहाँ से इस चीज़ से S इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डेल A ओवर डेल T। तो एंट्रोपी आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल फाइन अच्छे से। तो अभी मैं करता जाता हूँ, ठीक है, या फिर एक बार फॉर्मूले निकाल लेता हूँ और उसके बाद में काम कर लूँगा। तो निकाल लेता हूँ फॉर्मूले, उसके बाद में डेरिवेटिव करूँ v के रेस्पेक्ट में, तो डेल a इस लाइन का डेल a ओवर डेल v कीपिंग अदर टू कांस्टेंट, v के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो n और t को कांस्टेंट रखूँगा, n एंड t कांस्टेंट है, डेल a ओवर डेल v, n और t कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है तो ये गया, n कांस्टेंट है तो ये गया 0 में, तो यह बच्चा माइनस p इंटू 1। ठीक है, और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है आपका कि p इक्वल टू है माइनस डेल a ओवर डेल v एंड कीपिंग n एंड t कांस्टेंट। ठीक है, और एक और अगर बार करें तो अपन यहाँ पे v के रेस्पेक्ट में कर लिया अपन ने, t n के रेस्पेक्ट में करें डेरिवेटिव, थर्ड डेल a ओवर डेल n कीपिंग अदर टू कांस्टेंट n के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v और t को कांस्टेंट रख लें। अच्छा करो, यहाँ पे ये रिलाइन v और t का कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है तो ये चीज़ 0, t कांस्टेंट है तो ये चीज़ 0, तो डेल a ओवर डेल n क्या हो जाएगा, म्यू इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये म्यू हो गया, ये केमिकल पोटेंशियल हो गया। ठीक है, यहाँ से ये लर्निंग जो है हमारी, ये आपको बताती है कि ये 3 फॉर्मूले कि एंट्रोपी क्या है, यार ये तो लिखा नहीं, कीपिंग n एंड v कांस्टेंट। ठीक है,
प्रेशर क्या है और केमिकल पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को पहले फाइंड आउट करते हैं। और ए चाहिए इसके लिए हमको, ए हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हीं पे। बाकी मैं ट्रा देता हूँ क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा। ठीक है, देखो इन तीनों का मैं बॉक्स कर देता हूँ यहाँ पर, बाकी स्पेस अपन यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। ए तो देखो ऑलरेडी हमेशा चाहिए, ए को तो यहाँ पे कर ही दिया। और एस इक्वल टू है आपका माइनस डेल ए ओवर डेल टी। ये मैं अपना एक ब्लॉक तैयार किया है। और पी इक्वल टू है माइनस डेल ए ओवर डेल बी, कीपिंग व्हाट कांस्टेंट एन एंड टी, एंड म्यू इक्वल टू इज व्हाट डेल ए ओवर डेल एन एंड कीपिंग व्हाट वी एंड टी कांस्टेंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए आप पे है, ये रहा, एस फाइंड आउट करना है तो टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। सही है भाई, बहुत बड़ा काम है क्या? नहीं ना, जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, यू कैन डू इट। नेक्स्ट पी फाइंड आउट करना है तो वंस अगेन यू हैव टू डू व्हाट, partial derivative of this thing with respect to V, and to find chemical potential once again you have to do partial derivative with respect to what, n of what, this thing। ठीक है, तो वेरी क्लियर है। चलो करते हैं, एक एक को फाइंड आउट करते हैं, बाकी जो अदर चीजें हैं वो बाद में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एंट्रोपी, नेक्स्ट थिंग इज एंट्रोपी। एस इक्वल टू है क्या अपना भाई, माइनस डेल ए ओवर डेल टी एंड कीपिंग एन एंड वी कांस्टेंट। ठीक है, ए को इंट्रोड्यूस कराते हैं और कर देते हैं काम। तो एस इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल ओवर डेल टी, और ए जिसका डेरिवेटिव करना है उसको लिख दें यहाँ पे, इसका करना है भाई माइनस के टी, माइनस के टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तीनों टर्म में, तो माइनस के टी माइनस एन के टी माइनस एन के टी एल एन ऑफ वी बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी का पावर 3/2, माइनस के टी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एन के टी एल एन एन, और प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एन के टी। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ये होगा इस ब्रैकेट के अंदर। अभी इसका डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में, करो, पार्शियल डेरिवेटिव है और एन और वी कांस्टेंट रखना है। आपने इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, बाकी अदर वेरिएबल सब कांस्टेंट है, एन एंड वी। तो टी के रिस्पेक्ट में करो, यहाँ पे दो चीज़ों में, दोनों में टी है, एल एन के अंदर भी और इसमें भी, दो बार में होगा। एक बार इसको रोक लेते हैं, तो माइनस एन के टी, ओ देर इज ओनली, मतलब ये माइनस और है यहाँ पर, तो इस माइनस को मैं अंदर ले लेता तो सही रहता। चलो इसे अभी कर दूंगा मैं। ठीक है, इस माइनस से टर्म प्लस हो गई, तो एन के टी एज इट इज, और एल एन समथिंग इज वाट, 1 अपॉन समथिंग v अपॉन एच क्यूब 2 पाई एम के टी का पावर 3/2, और फिर समथिंग का, समथिंग में क्या है भाई, 2 पाई एम के का पावर 3/2 तो कांस्टेंट है, और बी बाई एच क्यूब भी कांस्टेंट है, एल के अंदर है, उसका करना पड़ेगा ना वापस से, v बाई एच क्यूब 2 पाई एम के का पावर 3/2, ये कांस्टेंट है। t का पावर 3/2 है, इसका क्या हो जाना है 3/2 एंड t का पावर 3/2 माइनस 1, इनकी t का पावर हाफ। तो ये चीज़ हो गया, देख रहा तो कुछ गलती ना हो, माइनस एन के टी से ये प्लस एन के टी हो गया, इसको मैंने एज इट इज रखा, और एल एन समथिंग का कर दिया। एल एन समथिंग होता है 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन दिस थिंग, फिर इसका वापस से, तो v बाई एच क्यूब एंड 2 पाई एम के का पावर 3/2 तो कांस्टेंट है, फिर t का पावर 3/2 का क्या हो जाता है 3/2 t का पावर
हाफ, U3 बाई 2 माइनस 1 हाफ। अच्छा सही है। प्लस यहाँ पर आता हूँ मैं, प्लस अभी NKT का करेंगे और ln वाले पार्ट को रखेंगे, तो ln NKT का क्या हो जाएगा NK और ln V ओवर h क्यूब 2 पाई MKT का पावर 3/2। अच्छा ये इसका हिसाब किताब हो गया। अब बात करते हैं उसका, बाहर माइनस है तो माइनस NKT, माइनस NKT। अच्छा तो NK हो जाएगा, T के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो NK ln n, बाकी सब तो कांस्टेंट है। अच्छा इधर माइनस T के रेस्पेक्ट में करना है, इस माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगा प्लस और NK हो जाएगा। सही है। अब थोड़ा सोल्व करो इसको, s इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर देखो ये चीज़ कट जाएगी पूरा इससे, ठीक है। T की पावर 3/2 है, ऊपर T की पावर हाफ है, नीचे सिर्फ T बचेगा, ठीक है ना, बाकी कट जाएगा, और ऊपर 3/2 है। उस 3/2 को मैं इधर ले आता हूँ, 3/2 NKT, और नीचे T था उससे T भी कट जाएगा। तो तुम कहो तो तुम पे दया दिखा देता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। 3/2 ये रहा, NKT ये लिख दिया, ये सब कटेंगे, T की पावर हाफ है, T की पावर 3/2 है, तो 1/T बचेगा, ठीक है। चलो प्लस NK ln दिस थिंग, NK ln दिस थिंग, और यहाँ पर भी NK ln n है, तो तुम कहो तो मैं दोनों को एक साथ लिख दूं, लिख दूं, चलो लिख देते हैं। तो n के बाहर ले लिया दोनों में से, यहाँ से और यहाँ से, और ln दिस डिवाइड बाई ln n है, तो यहाँ पर ln मतलब n डिवाइड हो जाएगा, ln v ओवर n h क्यूब, इस n को लिया मैं यहाँ पे, 2 पाई MKT का पावर 3/2। ये हो गया नहीं हो गया, सही है। और प्लस NK, बिल्कुल सही है NK। नेक्स्ट देखो ये T कट गया यहाँ पे, 3/2 NK और ये NK 5/2 NK, S इक्वल टू, और यहाँ से NK ln। अच्छा इसको मैं एक चीज़ और लिख लूँ, V/n को एक साथ लिख लूँ, NK ln V/n प्लस NK ln जो भी ये पूरा टर्म है 2 पाई MKT ओवर, इसको भी मैं इस पावर के अंदर ले लूँ तो ये h² आएगा अंदर, और इसका पावर 3/2, NK ln इसका पावर 3/2 एंड प्लस 5/2 NK, क्योंकि ये NK था और ये 3/2 NK था, तो ढाई हो गया ना, 5/2 NK हो जाएगा, ठीक है। और अब बताओ एक चीज़ और कर देता हूँ, इस 3/2 को बाहर ले लूँ, ये समझ में आया ना, h³ को अंदर ले लिया 3/2 के, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। S इक्वल टू NK ln V/n प्लस 3/2 को बाहर ले लेते हैं, 3/2 NK ln 2 पाई MKT ओवर h² प्लस 5/2 NK। एक बात तो, ये कबूतर कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? देखा हुआ लग रहा है? दिस इज सैकुर-टेट्रोड इक्वेशन, दिस इज सैकुर-टेट्रोड इक्वेशन। कहां पर फाइंड आउट हुई थी? गिब्स पैराडॉक्स के रिमूवल के बाद जब वापस से एंट्रोपी फाइंड आउट किया तो यही आया था। जब गिब्स पैराडॉक्स का रिमूवल कैसे हुआ था, पार्टिकल को कैसा कंसीडर किया था? इंडिस्टिंग्विशेबल। यहाँ पर भी जो हमारे सिस्टम लिया ना उसमें इंडिस्टिंग्विशेबल था, नोटिस करो जाके, 1/n फैक्टोरियल का भाग दे रखा है अपन ने। और एंट्रोपी का जो राइट एक्सप्रेशन था वहाँ पर माइक्रो कैनोनिकल में,
वो यही था, गिब्स पैराडॉक्स को रिजोल्व करने के बाद जो आया था वो यही था, और यही हम कैनोनिकल एनसेम्बल में फाइंड आउट कर रहे हैं। अब विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा कि सिस्टम को कैनोनिकल एनसेम्बल या माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल किसी भी अप्रोच से डिस्कस कर लो, रिजल्ट जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं उनके लिए वो सेम आएंगे। दो के लिए दिखा चुका हूं मैं, इंटरनल एनर्जी के लिए और एंट्रोपी के लिए, ठीक है। वहां पे और फाइंड आउट क्या नहीं था, इसलिए आगे पता लगे ना लगे वो अलग बात है, बट इतना तो बिलीव हो गया होगा, ठीक है। और अप्रोच देखो बिल्कुल डिफरेंट है, मजेदार है ना। चलो, ये होता है जब मैथ और फिजिक्स वाले मिल जाते हैं तो कुछ भी कर देते हैं, फिर वो समझते रह जाओ कैसे क्या दिमाग लगा दिया। तो एंट्रोपी इज क्लियर फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आप उतार लो इसको। नेक्स्ट आई विल फाइंड प्रेशर, और ये सब अब मजदूरी है, ठीक है ना, जो मेरे को करनी है करता हूं। तो काश मैं भी अपने घर चला जाता, नहीं लॉकडाउन के टाइम। चलो भाई करता हूं। हम तो बने ही दो चीज़ों के लिए, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, यही फिजिक्स है। जय हिंद जय भारत, कुछ है नहीं। वापस से करो, फिर एक बार और करो, फिर और करते रहेंगे। चलो नॉन स्टॉप। पी, नेक्स्ट प्रेशर फाइंड आउट करना है। प्रेशर में क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है पहले। क्या होता है, P इक्वल टू माइनस डेल ए ओवर डेल बी एन टी। ए ये रहा, पार्शियल डेरिवेटिव करना वी के रिस्पेक्ट में, बिठा दो। P इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल बी, ए को इंट्रोड्यूस कराओ भाई, ये रहा। इस माइनस के टी को अंदर मल्टीप्लाई करके कराओ, तो माइनस के टी माइनस एन के टी माइनस एन के टी एंड एल एन वी, सॉरी ऐसे नहीं, एल एन ऑफ वी बाई एच क्यू 2 पाई एम के टी का पावर 3/2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस एन के टी एल एन एन, और फिर हो जाएगा प्लस, नहीं सॉरी माइनस एन के टी, ये तो एल एन एन था, माइनस एन के टी। यहाँ पर देख लेना वैसे गड़बड़ यहाँ नहीं हो, माइनस एन के टी एल एन ऑफ दिस थिंग, माइनस एन के टी एल एन ऑफ दिस थिंग, फाइन। एंड माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस एन के टी एल एन एन, और फिर हो जाएगा माइनस एन के टी, ठीक है ना। चलो करते हैं, वी के रेस्पेक्ट में करना है, माइनस बार भी है। पी इक्वल टू, इससे प्लस हो जाएगा टर्म, और टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ तक का मामला था एज इट इज। तो एन के टी एल एन में बाकी सब कांस्टेंट है, बट वी है तो एल एन समथिंग का 1/समथिंग, 1/समथिंग ले भाई। समथिंग क्या है ये चीज़, बी बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी का पावर 3/2, समथिंग का वापस से, समथिंग में ये चीज़ यानी कि 1/एच क्यूब एंड 2 पाई एम के टी का पावर 3/2 कॉन्स्टेंट है। वी का रेस्पेक्ट में करना है, वी जस्ट एक वेरिएबल था, उसका क्या हो जाएगा 1, ये चीज़ होगी। प्लस नहीं, यहाँ से आ रहा माइनस साइन, तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस। और यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में करना था, वी के रेस्पेक्ट में। वी है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पर भी नहीं है, 0। धन्यवाद, काटा पीटी में जाओ। P इक्वल टू एन के टी, काटा पीटी बड़ी तसल्ली से मच गई। ये पूरा इस पूरे से कट हो गया, सिर्फ V बचेगा नीचे, ये बचा। P इक्वल टू एन के टी बाई वी, थोड़ा देखो यहाँ लिखता हूँ, फील आएगी, एन के टी बाई वी, ठीक है। पी वी इक्वल टू क्या हो गया ये, एन के टी। अबे देखा गई इसको, पी वी इक्वल टू एन के टी, चल नहीं देखा, कुछ और बता देते हैं। चलो पी वी इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, N/Na। तो अगर मैं N को यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये वैसे रिजल्ट आ चुका आपका, ठीक है, P इक्वल टू, मैं थोड़ा इसको और सुंदर बना रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स N को आप ऐसे तो लिखते हो, यहाँ से N को क्या लिख सकते हैं, Na वहाँ पर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, तो NNA/kT। और ये चीज़ जो होता है ना NaK, ये होता है आपका गैस कांस्टेंट R, ठीक है, तो ये चीज़ R होगी, तो PV इक्वल टू क्या हो गया, nRT। PV इक्वल टू nRT। क्लासिकल आइडियल गैस पढ़ रहे थे आप, अबे यही तो आना चाहिए था, सही या नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ स्टैटमैट। ऑल थर्मोडायनेमिकल रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इजीली, यू कैन सी हियर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। और देखो बहुत तुम डर भी रहे थे, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। चलो म्यू फाइंड आउट करते हैं, उतार लो इसको, म्यू फाइंड आउट करते हैं। और म्यू में मैं इस बार देखो ये ए तो लिखा हुआ है मेरा, मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ बस चीज़ें। प्रेशर हो गया म्यू, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल म्यू का फॉर्मूला बताओ क्या है, डेल ए ओवर डेल एन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एन एंड कीपिंग वी एंड टी कॉन्स्टेंट, 2000 है उनको कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर डेल ओवर डेल एन, और ये आपका ए है। आप यहाँ से देख सकते हो मैंने माइनस के टी को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा बस, ठीक है। चलो अब आगे प्रोसेसिंग को अंजाम देते हैं, और ये म्यू हो जाएगा केमिकल पोटेंशियल। देखो भाई कोई समस्या नहीं है ना, बिल्कुल सही है। म्यू इक्वल टू एन के रिस्पेक्ट में करना है। अच्छा जी, एल एन के अंदर एन नहीं है, बहुत बढ़िया काम हुआ, ये तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर एन है, इसका क्या हो जाएगा 1, तो माइनस के टी एल एन, ये तो कांस्टेंट था, वी ओवर एच क्यू 2 पाई एम के टी का पावर 3/2 प्लस एन के रेस्पेक्ट में करना है, कर देंगे तो एन के टी रख लिया, एल एन एन का क्या होगा 1/n, वापस से एन का 1, जय हिंद यहाँ तक, प्लस एल एन एन को रोक लेते हैं, और एन के टी का क्या हो जाएगा के टी, तो ऐसे लिख लूँ के टी एल एन एन, और फिर है माइनस एन के टी, इसका क्या हो जाएगा माइनस के टी ओवर। अब ये जो भी बना है देख लो, देखो एक चीज़ तो यहाँ दिख रही है मेरे को, एन से एन कटेगा, ये के टी इस के टी से कटेगा, बहुत बढ़िया हुआ। बाकी और भी कोई कट रहे हो तो देख लो। हाँ, इसमें इस और इस टर्म में से कुछ क्रियाविधि कर सकते हैं, देखो तो म्यू इक्वल टू यहाँ पर माइनस के टी है और यहाँ पर के टी है, तो के टी कॉमन ले लूँगा, तो बचेगा एल एन ऑफ एन माइनस एल एन ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या लिखूं पूरा है एल एन ऑफ एन डिवाइडेड बाय दिस, तो एन डिवाइडेड बाय दिस, तो एन बाई वी और 2 पाई एम के टी का पावर 3/2 तो नीचे हो गए, और ये एच क्यूब एन डिवाइडेड बाई वी, ठीक है ना। ये हो गया आपका केमिकल पोटेंशियल, जो भी आया जैसी शक्ल है उसकी हम क्या करें, सही है। नेक्स्ट हटा दे भाई, बिल्कुल परफेक्ट। सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा 3 तो हो गए, नेक्स्ट क्या भाई एंथैल्पी, या फिर यू तो फाइंड आउट कर लिया हमने, और नेक्स्ट एंथैल्पी, यहाँ एंथैल्पी। और ऐसे याद नहीं आए तो क्या करें, एक बार लिख लें साइड में, यहाँ पर एक टारगेट सेट कर लेते हैं और जगह अपने में, तो क्या क्या फाइंड आउट करना है, एच गिव्स फ्री एनर्जी,
ए फाइंड आउट कर लिया, यू फाइंड आउट कर लिया, सी वी करना है, सी पी करना है, गामा करना है, सही है कि नहीं है, सिग्मा करना है और रिलेटिव फ्लैक्चुएशंस करने हैं इन एनर्जी। ये कुछ स्टेप बच रहा है, इसमें जो हो गया उनके टिक लगा लो। यू हो गया, ए हो गया, और एंट्रोपी करना था वो भी हो गया, प्रेशर भी हो गया, केमिकल पोटेंशियल भी हो गया। वाह, अब बच गया ये एच। अच्छा एच क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। एच इक्वल टू क्या होता है वो आप उससे हथियार 2 से लिख सकते हो। जी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी वी माइनस टी एस, इस चीज को तो आप एच बोलते हो। तो एच इक्वल टू क्या है, यू प्लस पी वी। ठीक है, अब देखो एच इक्वल टू आपका यू प्लस पी वी। आपको अगर डायरेक्ट याद है ना तो डायरेक्ट लिख लो। मेरे तो क्या है कि रटने की बीमारी है नहीं, मेरे को तो ऐसे तिकड़मबाजी करनी आती थोड़ी बहुत। ठीक है, ऐसे याद रह जाता है, इससे सब कुछ याद हो जाता है इन 2 से, इसलिए तो उनका नाम हथियार निकाल रखा है। यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, क्या आया था अगर आपको याद हो तो 3/2 NKT, मुझे याद है आया था। पीवी, भाई पीवी भी तो फाइंड आउट करा हुआ है, NKT बताओ बताओ फास्ट, आया था। दोनों प्रीवियस रिजल्ट हैं, तो H क्या हो गया 3/2 NKT प्लस NKT, ये कितना हो गया, क्या बात है, 1.5 और 1 2.5, इनकी 5/2 ओवर एंड आउट, सही है। हाँ ये ध्यान रहे, जब भी ये हम इसको H2 को यूज करते हैं ना, तो पीछे की जो भी नॉलेज हमको मिल चुकी है उसको यूज करना होता है। लाइक इस रिजल्ट को यूज किया हमने, इसको यूज किया, तो हम कर सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर हम वैसे फाइंड आउट करते तब भी हम यहाँ पर ही पहुँचते, तो ये बेटर है ना। ठीक है, बिल्कुल देखो कितने सस्ते में हो गया। एच भी हो गया, लो जी गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। जी क्या होती है भाई, ये क्या बोलता है, ये H2 है ना, यहाँ तक है पूरा कि G इक्वल टू म्यू एन भी होता है, तो G इक्वल टू म्यू एन भी होता है। म्यू आपने पहले फाइंड आउट किया हुआ है, क्या होता है डेल ए ओवर डेल एन, और एन को आपको कुछ लिखना नहीं है क्योंकि एनवीटी इसका मैक्रो स्टेट है कैनोनिकल का, तो जो मैक्रो स्टेट में होता है उनको एज ए कॉन्स्टेंट रखते हैं यहाँ पे। एन म्यू डेल ए ओवर डेल एन विद रिस्पेक्ट टू वी एंड टी, और ये चीज़ ऑलरेडी अपने निकाली हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आपको ऑब्वियसली जी निकल जाएगा, उसी को स्टफ को यहाँ पे रख देना, एन से और मल्टीप्लाई कर देना, जो भी स्टफ आया था म्यू के लिए उसको रख दो, ओवर एंड आउट, जी हो गया। सी वी सी पी गामा, ये चीज़ बच गई। चलो सी वी पे चलते हैं, हटा दो जी, लो सी वी, सी वी, अब सी वी क्या है, स्पेसिफिकेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर n पार्टिकल्स, फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सी वी क्या होता है, काफ़ी मेहनतों के बाद आपको पता लग चुका है ये बात, कि ये चीज़ होता है डेल यू बाई डेल टी कीपिंग एन एंड वी कांस्टेंट। ठीक है ना, पार से लिख दो तो एक ही बात है, पार से लिख दिया करो, डेल यू बाई डेल टी कीपिंग एन एंड वी कांस्टेंट। यू आपने निकाला हुआ है, ये यू तो निकाला हुआ है 3/2 NKT, इसका डेरिवेटिव बिठा दो टी के रेस्पेक्ट में, सी वी क्या हो गया 3/2 NK। जय हिंद जय भारत। ठीक है, उसके बाद में क्या CP, अगर आपको कुछ खाया पिया याद रहता है तो CP इक्वल टू क्या था DH/dt, या फिर मैं बोलूं डेल H बाई डेल टी कीपिंग P एंड N कॉन्स्टेंट। याद करो, डेल H बाई डेल टी था, H इक्वल टू क्या आया था अभी अभी, H इक्वल टू यू प्लस पी वी था ना, तो वो आया था 5/2 NKT। H को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराओ CP, T के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो करना है, कितना हो गया 5/2 NK। प्रेशर और N कांस्टेंट रखना था, N कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर था नहीं, ये चीज़ आ गई।
नेक्स्ट क्या बच गया, गामा। गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी। सीपी आ रखा, सीवी आ रखा, तो गामा में क्या बम फट रहे हैं। सीपी कितना है 5/2 एन के, और ये सीवी है 3/2 एन के। काटा पीटी हो गई, 5/3 आंसर हो गया। ठीक है, और यही होता है आपका क्लासिकल आइडियल गैस मोनोएटॉमिक के लिए। कैलकुलेट करोगे तो आप कुछ बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। देखो 3 का भाग दो इसमें, 3 एकम 3, कितने बच गए 2, तो 3 6 18, फिर 2 बच गए, तो वो तो प्रोसेस चलता रहेगा। गामा इक्वल टू 1.67 मोनोएटॉमिक गैस के लिए होता था। बचपन की चीजें याद करो। गामा हो गया। सिग्मा, सिग्मा क्या था, क्या याद है सिग्मा का, सिग्मा था अंडर रूट माइनस डेल यू बाई डेल बीटा और अंडर रूट के टी स्क्वायर सी वी। बताओ था ऐसा कुछ, अंडर रूट के टी स्क्वायर सी वी, ये याद है ना आपको। तो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट के टी स्क्वायर सी वी से अंडर रूट के टी स्क्वायर सी वी कुछ यहाँ पे है 3/2 एन के। काटा पीटी करो, आगे कुछ हो नहीं रही, तो यही आंसर है। सिग्मा इक्वल टू 3/2 एन और टी, तो के स्क्वायर था और ये टी स्क्वायर है, दोनों बाहर ले लेता हूँ। के टी ये रूट में है यहाँ तक का मामला, और बाकी बाहर के टी 3/2 एन। ठीक है, नेक्स्ट सिग्मा भी हो गया। यह है रिलेटिव फ्लैक्चुएशन इन एनर्जी, रिलेटिव फ्लैक्चुएशन इन एनर्जी, रिलेटिव फ्लैक्चुएशन इन एनर्जी, ये था स्टैंडर्ड डेविएशन इन एनर्जी। ठीक है, इसको लिख के चलना सिग्मा को, स्टैंडर्ड डेविएशन इन एनर्जी। अब रिलेटिव फ्लैक्चुएशन इन एनर्जी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए भाई थोड़ा बहुत। ये क्या था, कैसे डिफाइन किया था, सिग्मा बाई यू। सिग्मा ये रहा भाई आप पे, यू आपने बहुत पहले निकाल रखा था, ये रहा पुटअप। यू सिग्मा है अंडर रूट 3/2 एन के टी बार, यू है 3/2 एन के टी आई थिंक है ना। क्या हो गया ये, के टी से के टी कट गया, 3/2 गामा ये हो गया आपका 1 ओवर, या फिर नीचे रूट 3/2 बचेगा ना, तो उसका क्या हो जाएगा 2/3, और एक एन और बचेगा नीचे, तो ऊपर रूट एन है नीचे एन है। ठीक है, ये हो जाएगा। एक चीज़ अगर आपने बचपन में तो नहीं बोलूँ, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि गामा ई प्रोपोर्शनल टू 1/√n होता है। यू कैन सी इट हेयर, फाइन। तो ये है क्लासिकल आइडियल गैस इन कैनोनिकल एंसेम्बल एंड देयर वाज नथिंग। कैसे करना है, कभी अभी एक थोड़ी सी एक चीज़ें कुछ सीखना है यहाँ से। कैसे, सिस्टम को कैसे स्टडी करना है, सिस्टम को कैसे स्टडी करना है, सिस्टम को पहले देखना है एक्चुअल में है क्या। ठीक है, उसमें जो भी लैंग्वेज में एक एक बातें हैं उन पे फोकस करना है, कि जैसे डिस्टिंग्विशेबल लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, नॉन इंटरेक्टिंग है, वॉल्यूम में है, सरफेस पे है, 1D में मूव कर रहा है पार्टिकल, एनर्जी कैसे दी है। ठीक है, उसके बाद में आपको पार्टीशन फंक्शन लिखना है। अगर आपके सिस्टम में एक पार्टिकल है तो उसके लिए पार्टीशन फंक्शन लिख लो, और वही सिस्टम के लिए हो जाएगा। अगर सिस्टम में n पार्टिकल है तो QN लिखना आना चाहिए आपको, डिस्टिंग्विशेबल है इनडिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, उस हिसाब से। प्लस आपको ये भी देखना है कि क्वांटम मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन लिखना है या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू पार्टीशन फंक्शन लिखना है। वो डिसाइड होता है एनर्जी आइगन वैल्यू से। ठीक है, एनर्जी जो भी आपको गिवन होती है पार्टिकल की, उससे
वो सब करने के बाद में क्या करना है, पार्टीशन फंक्शन से ए निकालना है। ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस के टी एल एन क्यू, ठीक है, ए आ गया। और यू भी निकाल सकते हो पार्टीशन फंक्शन से, यू इक्वल टू होता है माइनस डेल ओवर डेल बीटा क्यू एल एन क्यू, ठीक है, माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन क्यू। और ये सब आने के बाद में मशीन गन उठा लो, बाकी किसी को भी फटकार दोगे तुम। मशीन गन से एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा इस टाइप से एक टेबलर बना लेना, टेबल बना लेना, ताकि आपको खुद से कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना आए और एक डेटा मेंटेन रहे कि भाई मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। और ये आपके जो 3 बेसिक फॉर्मूले हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कई बार यूज हो जाते हैं आगे भी, ठीक है, एच वगैरह फाइंड आउट करने में इनमें, तो इनको एक बार लिख लिया करो। जय हिंद, हो गया, चलो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करूँगा, सेम मजदूरी करनी है, तैयार हो जाओ, ठीक है, चलो बाय बाय। उसके बाद लेवल सिस्टम एंड आफ्टर दैट मैग्नेटिक सिस्टम, ठीक, चलो सी यू। और एक चीज़, सीट हम डिस्कस करेंगे कैनोनिकल की थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में। देखो रीज़न ये है कि जो आपकी सीट है ना उसमें मिक्स क्वेश्चन है, मतलब कैनोनिकल के, माइक्रो कैनोनिकल के, इनके सबके क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे मिला के हैं। तो एक बार कैनोनिकल को पूरा होने दो, उसके बाद में अभी तुम सीट करते रहो, तुमको डाउट आते रहे अपना एनसर्किल कर लो, भाई ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, ठीक है, वहाँ पे मतलब मार्किंग कर लो, कैसे भी समाओ कि असाइनमेंट 1 में मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया। डीपीपी जो भी दी जाती है आपको, हर डीपीपी डिस्कस होगी। Each question of DPP will be discussed through video lecture and also each question of assignment will be discussed through video lecture. So try by yourself right now, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको डेवलप करेगी, ठीक है। गलतियाँ करो जितनी करी जा सके, खुल के, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। समस्या तब है जब आप कुछ नहीं करोगे। और जो डीपीपी दी जाती है ना उसमें स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है, वो आपको जो आपकी थॉट प्रोसेस है उसको डेवलप करने के लिए दी जाती है, और वो आपको ज़रूर करना चाहिए। वो नहीं होंगी दैट्स नॉट ए मैटर, आपको ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। वो झकझोरती है, दिमाग के जो तार हैं ना उनको खोलती हैं, सोचने के लिए मजबूर करती हैं चीज़ों के बारे में, और गहराई से देखना मतलब समझाती है कि और चीज़ों के बारे में कितना आप डीप देख सकते हो। तो इन चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो भी डीपीपी गिवन होती हैं उनका जो रेफरेंस बुक है, मतलब जो भी दी जाती है डीपीपी, उनका रेफरेंस बुक क्वेश्चन का वो दिया जाता है, क्वेश्चन का वहाँ पर सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। और आफ्टर दैट आई विल डिस्कस यार, तब भी आप कुछ सीख सकते हो। और उसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, पर्सनल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रुप में कर दो एक बार के लिए, अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ समाओ, क्योंकि ड्यू टू बहुत ज़्यादा मैसेज कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता मैसेज रीड करना, तो उस टाइम आप पर्सनल कर दो इन केस सच काइंड ऑफ केसेस, तो आई विल रिप्लाई, है ना। चलो सी यू गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, पर वो चीज़ यहाँ नहीं बोलने की, कल यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम लाइव हुआ हूँ ना, ठीक है, चलो बाय।